क्या कोई पिता अपने ही 5 साल के मासूम बच्चे की जान ले सकता है? अदालत ने और सबूतों ने तो हाँ कह दिया। यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार ने भी मान लिया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद डेविड ही है। लेकिन क्या हो अगर कहानी में एक ऐसा मोड़ आए जो सब कुछ पलट कर रख दे। उम्र कैद की सजा काट रहे डेविड को 5 साल बाद एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि उसका वही बेटा मैथ्यू जिंदा नजर आ रहा था, जिसे 5 साल पहले मरा हुआ मान लिया गया था। आखिर उस खौफनाक रात को डेविड के घर में क्या हुआ था? अगर उसका बेटा जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी जिसे दफनाया गया था? और क्यों पूरी जेल की पुलिस, गार्ड्स और कुछ बड़े लोग मिलकर डेविड को जान से मारना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक थ्रिलर सीरीज जिसका नाम है आई विल फाइंड यू। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ शुरुआत के 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कहानी की शुरुआत में हम डेविड का एक खुशहाल परिवार देखते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी शेरिल और उसका छोटा बेटा मैथ्यू है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सीन बदलता है और हम डेविड को जेल में देखते हैं। डेविड पर अपने ही नन्हे बेटे की हत्या का आरोप लगा था और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। जेल में रहते हुए उसे 5 साल बीत चुके हैं, मगर सच तो यह है कि डेविड बिल्कुल बेकसूर है। उसने अपने बच्चे को नहीं मारा था। वो बताता है कि मैथ्यू को उसी के कमरे में मार दिया गया था, जबकि डेविड उस समय बाहर हॉल में सो रहा था। उसे आज भी इस बात का बहुत पछतावा है कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया। 5 साल जेल में रहने के बाद डेविड अब पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि जेल इंसानों को बदल देती है। जब से वो यहाँ आया है वो किसी से भी नहीं मिला, अपने परिवार वालों से भी नहीं। अदालत में जो सबूत पेश किए गए थे उन्हें देखकर तो उसके खुद के परिवार को भी यकीन हो गया था कि डेविड ने ही मैथ्यू को मारा है। डेविड अब ये उम्मीद छोड़ चुका था कि कभी उसे अपने बेटे की मौत का सच पता चलेगा। फिर कहानी में उस जेल को दिखाया जाता है जिसका नाम है ब्रिग्स पेनिटेंशियरी। ये जेल अमेरिका के मेन नाम के एक जगह पर है और यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी है। एक दिन एक ऑफिसर वेसन डेविड को आकर बताता है कि उससे कोई मिलने आया है, उसकी सिस्टर इन लॉ रेचल। ऑफिसर भी हैरान था कि आखिर एक बच्चे के कातिल से मिलने कौन आएगा। जब डेविड और रेचल इतने सालों बाद मिलते हैं तो रेचल कहती है तुम बहुत बदल गए हो। डेविड घबराकर पूछता है क्या उसकी पत्नी शेरिल को कुछ हुआ है। रेचल कहती नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसे नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जो सुनने में काफी अजीब लगेगा। रेचल बताती है कि उसकी एक कॉलेज फ्रेंड है आयरीन जो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। कुछ हफ्ते पहले वो लोग स्प्रिंगफील्ड में 6 फ्लैग अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए गए थे। आयरीन ने वहाँ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। रेचल एक फोटो दिखाती है जिसमें आयरीन का परिवार था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पीछे एक बच्चा खड़ा नजर आ रहा था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि डेविड का बेटा मैथ्यू लग रहा था। उसके चेहरे पर ठीक वैसा ही बर्थ मार्क था जैसे मैथ्यू का था। ये देखकर डेविड बोलता है कि डॉक्टर ने भी कहा था कि बड़ा होने पर वो निशान हल्का हो जाएगा। फिर वो पूछता है क्या ये फोटो शेरिल को दिखाई। रेचल मना कर देती है और कहती है कि वो उसे बेवजह परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि वो खुद भी 100% पक्का नहीं है कि मैथ्यू जिंदा है या नहीं। लेकिन रेचल को ये पूरा यकीन है कि डेविड ने अपने बेटे को नहीं मारा था। वो कहती है कि अगर 1% भी ये मुमकिन हुआ कि वो जिंदा है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती उनका फोन कनेक्शन कट हो जाता है, क्योंकि अब मिलने का समय खत्म हो चुका था। डेविड को वापस उसकी कोठरी की तरफ ले जाया जाने लगता है। रास्ते में डेविड कहता है कि उसे वार्डन से मिलना है, लेकिन ऑफिसर मना कर देता और कहता है अपनी हद में रहो। वो डेविड को मारता है और अंधेरी कोठरी में बंद कर देता है। इसके तुरंत बाद वो गार्ड किसी को चुपके से मैसेज भेजता है कि डेविड से कोई मिलने आया था। डेविड जेल के अंदर इसी सोच में डूबा हुआ था कि क्या सच में उसका बेटा जिंदा है। तभी एक दूसरा ऑफिसर आता है और कहता है कि वार्डन तुमसे मिलना चाहते हैं। वार्डन फिलिप बोलते हैं ऑफिसर वेसन तुम्हारी शिकायत कर रहा था और मैंने सुना कि तुमसे मिलने अचानक 5 साल बाद रेचल आई थी, ऐसा क्यों। डेविड उन्हें सच बता देता है कि रेचल ने उसे 6 फ्लैग्स की एक फोटो दिखाई है। उसमें उसका बेटा मैथ्यू जैसा दिखने वाला एक बच्चा है और उसके गाल पर बर्थ मार्क भी है। डेविड कहता है मैं बस आपको फोटो दिखाना चाहता था। वार्डन उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम पहले कैदी हो जिसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। रेचल कुछ साल पहले तक एक जानी मानी जर्नलिस्ट हुआ करती थी, लेकिन उसे काम से निकाल दिया गया। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं जेल में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। डेविड रिक्वेस्ट करता है तो फिर मेरी मदद कीजिए।
चाहिए। मैं 5 साल से यहाँ हूँ और मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है। मैं बेकसूर हूँ। उस रात हमारे घर में कोई और भी मौजूद था। वार्डन फिलिप उसे जाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन डेविड के जाते ही वार्डन तुरंत अपनी असिस्टेंट स्टेला को बुलाते हैं और कहते हैं आज के मेरे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो और मेरे लिए बॉस्टन की फ्लाइट बुक करो। इसके बाद वार्डन फिलिप टेबल पर रखी एक पुरानी तस्वीर को देखने लगते हैं जिसमें वो खुद डेविड के पिता के साथ खड़े थे, यानी कि वो दोनों पुराने और पक्के दोस्त थे। बॉस्टन पहुंचकर फिलिप अपने बेटे एडम के साथ डेविड के पिता लेनी के घर पहुंचता है। बाहर उसकी पत्नी सोफी मिलती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं जिससे पता चलता है कि लेनी को कैंसर है और वो अंदर बैठकर फुटबॉल देख रहा है। फिलिप अंदर जाता है। काम की बात करते हुए फिलिप बताता है कि आज डेविड मिलने के लिए आया था। उसे मैथ्यू के मर्डर केस की फाइल चाहिए। लेनी पूछता है 5 साल हो चुके हैं, अब क्यों चाहिए? फिलिप बोलता है क्योंकि उसका मानना है कि वो बेगुनाह है। लेनी बोलता है मैं भी यही मानना चाहता था, लेकिन अब मेरा मन बदल चुका है। फिलिप उसे समझाता है कि ब्रिग्स में रहकर मैंने ऐसे ऐसे कैदी देखे हैं जो कहते हैं कि वो बदल चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों में उनकी असलियत साफ दिखती है। वो सब पत्थर के अंदर छुपे सांप की तरह होते हैं। उनका मकसद सिर्फ काटना होता है। लेकिन डेविड की बात अलग है। लेनी पूछता है तो इसका मतलब तुम्हें उस पर यकीन है? फिलिप पूछता है क्या उस फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कुछ बात बन सके? लेनी कहता है अब क्या होगा, उस रात हमने बहुत कोशिश की थी पर कुछ नहीं हुआ। बाहर आकर एडम अपने पापा से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। फिलिप अपने बेटे को बता देता है कि रेचल डेविड से मिलने के लिए आई थी। यहाँ ये जान लीजिए कि डेविड और एडम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब डेविड को लगता है कि उसका बेटा जिंदा है। फिलिप जैसे ही वहां से निकलता है हम देखते हैं कि कोई उस पर जासूसी कर रहा था। ये कौन है बाद में पता चलेगा। इसके तुरंत बाद देखते हैं कि एक ऑफिसर आकर डेविड को मैथ्यू की केस फाइल दे देता है और समझा देता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। डेविड फाइल पढ़ने लगता है और उसे ट्रायल वाला दिन याद आता है। जांच में पता चला था कि घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान, कोई फिंगरप्रिंट या किसी दूसरे का डीएनए कुछ भी नहीं मिला था। आरोपी यानी डेविड का कहना था कि वो घर पर अकेला था अपने बेटे के साथ। वो जब सोकर उठा तो उसका बेटा मर चुका था। विपक्ष की वकील सवाल उठाती है कि सुना है कि डेविड को डरावने सपने आते हैं। या हो सकता है कि डरावने सपने के वजह से वो कुछ गलत कर बैठा हो और फिर नींद खुलने के बाद उसे इस बारे में कुछ याद ही न रहे। एक डॉक्टर बताती है हाँ ऐसा हो सकता है। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। मर्डर वेपन एक बेसबॉल बैट था। एक पड़ोसी महिला बताती है कि उसने देखा कि एक आदमी पीछे जंगल में कुछ दफना रहा था और उसने साफ साफ डेविड को ही देखा था। डेविड उसी पड़ोसी विंसलो के नाम को सर्कल कर लेता है। इसके बाद हम डेविड की पत्नी शेरिल को देखते हैं जो अब अपने नए पति के साथ रहती है। कुछ दिनों में उसका बेबी शावर होने वाला था और इसकी तैयारी वो अपनी बहन रेचल के साथ कर रही थी, मगर रेचल कहीं खोई खोई सी लग रही थी। शेरिल उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या, तुम कहीं इंटरव्यू दे रही हो? रेचल बताती है कि वो जहाँ भी इंटरव्यू देने के लिए जाती है सभी को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है। अभी रेचल कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ाती है, मगर वो हमेशा ये नहीं करना चाहती। शेरिल उसे समझाती है कि ग्लोब कंपनी में जो भी हुआ उसे अपनी जिंदगी तय मत करने दो। तुम बेहतरीन जर्नलिस्ट हो, तुम्हें बस बाहर निकलना है और एक जबरदस्त स्टोरी चुननी है। शेरिल जो कि प्रेग्नेंट है, अचानक उसके पेट में दर्द उठने लगता है। बातों बातों में पता चलता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की है। शेरिल फिर अपने बेटे मैथ्यू को याद करके रोने लगती है। रेचल टिश्यू पेपर लाने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम रेचल को देखते हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। तभी क्लास खत्म होने के बाद उसे जेल से कॉल आता है। डेविड उसे मिलने के लिए बुलाता है और रेचल कल आने के लिए मान जाती है। तभी ऑफिसर वेसन के पास मैसेज आता है जिसमें कि रॉस समर नाम के एक आदमी का जिक्र था। इसके बाद जब कैदी लॉन्ड्री का काम कर रहे होते हैं तभी एक कैदी रॉस समर डेविड से आकर कहने लगता है कि इस यूनिट में तुम ही एक इंसान हो जिसने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, तुमने तो वकील की डिग्री हासिल की है। डेविड उस आदमी से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तभी एक दूसरा ऑफिसर आकर वेसन से पूछता है कि आखिर ये कैदी रॉस समर यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें पता भी है कि इसके घर से 6 डेड बॉडीज मिली थी, वो भी डीप फ्रीजर से। आखिर इसे यहाँ ड्यूटी किसने दी? वेसन बोलता है मुझे नहीं पता, जाकर ऊपर मैनेजमेंट से पूछो। रॉस डेविड से बोलने लगता है सुना है 5 साल में पहली बार तुमसे कोई मिलने आया था। मैंने 11 लोगों को मारा है, लेकिन सुना है तुमने अपने बेटे को ही मार दिया। क्या जब तुमने अपने बेटे का सिर तोड़ा बेसबॉल बैट से तो तुम्हारे अंदर कुछ हुआ था? डेविड गुस्से में उसे अपना मुंह बंद करने को बोलता है। रॉस चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन अचानक वो पीछे से डेविड पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वेसन दूसरे ऑफिसर को रोक देता है और दोनों को लड़ने देता है। डेविड अपने बेटे को याद करता है और फिर पलट कर रॉस को इतना मारता है कि उसका मुंह तोड़ देता है। तब जाकर ऑफिसर उसे रोकते हैं। डेविड को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और डेविड
वेसन से कहता है मैंने देखा तुमने क्या किया। फिलिप ऑफिसर से पूछ रहे होते हैं कि आखिर रॉस को दूसरी यूनिट में काम करने का ऑर्डर कहाँ से और किसने दिया। एक ऑफिसर कहता है शायद ट्रांसफर के समय कोई गलती हो गई होगी। फिलिप पूछता है 2 कैदी लड़ रहे थे और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वेसन बोलता है दोनों कैदी बहुत खूंखार थे, हम बीच में नहीं आना चाहते थे। फिलिप अंदर ही अंदर समझ रहा था क्या चल रहा है, मगर वो उन्हें जाने को बोल देता है। अगले दिन रेचल डेविड से मिलने के लिए आती है। वो उसके चेहरे पर चोट लगी देखकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ। डेविड बोलता है मुझ पर हमला हुआ था मगर मैं ठीक हूँ। वो ये भी बताता है कि मुझे फिलिप से पता चला कि तुम्हें ग्लोब कंपनी से निकाल दिया गया था। रेचल कहती है हाँ, अब मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मुझे रिपोर्टर वाली नौकरी से बहुत प्यार था। डेविड पूछता है तो मतलब तुम इसीलिए यहाँ आई हो, एक नई स्टोरी ढूंढने के लिए। रेचल बोलती है नहीं, लाइफ की सबसे बुरी चीजें ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे ये नामुमकिन काम करना है, इसलिए यहाँ आई हूँ। डेविड सोचता है कि अगर उस रात उसे जो बच्चा मिला वो उसका बेटा नहीं था तो वो कौन था। इसका मतलब उन्हें एक ऐसा बच्चा ढूंढना है जो बिल्कुल मैथ्यू जैसा दिखता था। लापता बच्चों के डेटाबेस में देखना पड़ेगा। डेविड ये भी सोचता है कि आखिर बॉडी में मैथ्यू का डीएनए कैसे मिला। रेचल बोलती है हो सकता है कि लैब में छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए विजुअल आईडी तो पॉसिबल नहीं था। रेचल सोचती है कि इतना भयानक मौत देने से अच्छा था कि वो मैथ्यू को कहीं से किडनैप कर लेते। ये करके उन्हें मिला क्या। डेविड अब सोचता है कि आखिर उसकी पड़ोसी विंसलो ने झूठ क्यों बोला। जरूर कोई है जिसने उस औरत से झूठ बुलवाया था। यहीं से रेचल अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली थी, मगर डेविड उसे समझा देता है कि इसके पीछे जो भी है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम भी थोड़ा संभल कर रहना। इसके बाद रेचल अपने एक एडिटर दोस्त जिम को कॉल करती है और उसे विंसलो का पता लगाने को बोलती है कि वो अभी कहाँ रहती है। जब रेचल अपने मोटल के कमरे में होती है तभी उसे रेचल का कॉल आता है। वो पूछती है तुम अभी कहाँ हो। रेचल बात छुपाती नहीं है, वो बता देती है कि मैं मेन में हूँ और मैं डेविड से मिलने आई थी। शेरिल गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम वहाँ क्यों गई। खैर मुझे इसकी कोई वजह भी नहीं सुननी, ना ही मुझे तुमसे बात करनी है। वो गुस्से में कॉल काट देती है। इधर जेल में आधी रात में वेसन डेविड के सेल में आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इन्फर्मरी चलना होगा। डेविड सवाल पूछने लगता है आखिर हुआ क्या है। वेसन कहता है कि रॉस समर ने शिकायत की है, डॉक्टर तुम्हारी चोटों को नोट करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन तभी अचानक वेसन चाकू निकाल लेता है और हमला कर देता है, मगर किसी तरह डेविड खुद को बचा लेता है। उसके हाथ में चोट लगती है मगर वो भाग निकलता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, मगर कोई बचाने के लिए नहीं आता। डेविड घबराते हुए पूछता है आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। वेसन बोलता है मैं भी मजबूर हूँ, मैं ये पैसों के लिए कर रहा हूँ। तभी एक दूसरा ऑफिसर बाहर खड़े डेविड को देखकर उसे ही मारकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह रेचल अपने पुराने दोस्त जिम को कॉल करती है जो अभी भी ग्लोब कंपनी में काम कर रहा था। वो बताता है कि विंसलो का ऑफिशियल नेम अब हैरियट विंचेस्टर है। नवंबर 2021 में उसने अपना नाम बदल लिया था, मतलब ठीक गवाही के 1 महीने बाद। रेचल सोचती है कि कोई अपना नाम तब बदलता है जब उसे गायब होना होता है। जिम ये भी बताता है कि उस औरत ने अपना पुराना घर बेच दिया, अब उसका कोई नया एड्रेस नहीं मिला, मगर न्यूयॉर्क में उसके नाम का एक पीओ बॉक्स मिला है। जेल की इन्फर्मरी में डॉक्टर डेविड का चेकअप करते हैं और उसे कुछ दवाई लेने को बोलते हैं, मगर वेसन डॉक्टर से कहता है जल्दी करो क्योंकि डेविड को स्पेशल सेल में ले जाना है। डॉक्टर के जाने के बाद वेसन डेविड से कहता है तुम आज का दिन काट ही नहीं पाओगे, लिख कर ले लो। तभी वहां पर वार्डन फिलिप आ जाता है। फिलिप डेविड की बात सुने बिना उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम दूसरे कैदी से लड़ाई कर रहे थे, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ऑफिसर पर हाथ नहीं उठा सकते, तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी। वेसन की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि तुमने बीमारी का नाटक किया, इन्फर्मरी में आने की जिद की और यहाँ आते समय तुमने उस पर हमला कर दिया। डेविड सुनकर हैरान रह जाता और पूछता है और आपने यकीन कर लिया। पर फिलिप डेविड को बहुत डांटता है और वेसन को संभालते हुए कहता है कि तुम आज जाकर रेस्ट करो। ऑफिसर्स के जाने के बाद जब फिलिप डेविड को उसके सेल तक लेकर जाता है तो वो सच बताता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें बेहोश करने के बाद तुम्हारे हाथ में चाकू रखा गया था। डेविड कहता है वेसन को किसी ने पैसे दिए हैं मुझे मारने के लिए। फिलिप बोलता है और रॉस ने भी तुम पर हमला ऐसे ही नहीं किया था, मतलब कोई तो है जो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। वो जो भी है उसके लिए गार्ड्स और कैदी एक बराबर हैं। ये सब तब से शुरू हुआ है जब से रेचल तुमसे मिलने के लिए आई है और तुम्हें मैथ्यू की तस्वीर दिखाई है। फिलिप को अब डेविड पर भरोसा होने लगा है और वो भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो डेविड को अपने ऑफिस में लाते हैं जहां पर उसका बेटा एडम भी था। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और गले लगते हैं। असल में वो दोनों अभी के अभी डेविड को यहाँ से भगाने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि अगर डेविड यहाँ रहा तो मारा जाएगा।
फिलिप उन दोनों को प्लान समझा देता है। वो कहता है कि मेरे ऑफिस और एलिवेटर के बीच में एक चेक पॉइंट है, वहाँ सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है। डेविड एडम की यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से निकलेगा और फिर चेक पॉइंट से सीधे पार्किंग लॉट में आएंगे। वहाँ से डेविड एडम की पुलिस वाली गाड़ी में बैठकर चला जाएगा। रही बात एडम की, तो वो बोल देगा कि डेविड ने उस पर हमला किया और उसकी गन और उसकी यूनिफॉर्म ले ली और उसे अलमारी में बंद कर दिया। डेविड एडम की फिक्र करने लगता है, लेकिन एडम अपने दोस्त से कहता है तुम जाकर अपने बेटे को ढूंढो। इधर वेसन को पता चलता है कि डेविड अभी तक स्पेशल सेल पहुंचा नहीं है, जिससे कि उसका शक और बढ़ने लगता है। जैसा कि प्लान था, डेविड सिर झुकाकर चेक पॉइंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वेसन आ जाता है और फिलिप से पूछता है आपने अभी तक डेविड को स्पेशल सेल छोड़ा क्यों नहीं। फिलिप नाटक करते हुए कहता है हाँ, बस अपने बेटे को बाहर छोड़ने जा रहा था, उसके बाद मैं डेविड को छोड़ दूंगा, तुम फिलहाल अपने घर जाओ। वेसन को शक होने लगता है, इसलिए डेविड बंदूक निकाल लेता है और फिलिप पर तान कर वो एलिवेटर के अंदर घुस जाता है। वेसन तुरंत सबको अलर्ट कर देता है कि डेविड भाग रहा है, इसलिए हर जगह अलार्म बजने लगता है। लिफ्ट में डेविड एकदम घबराने लगता है, लेकिन फिलिप उसे समझा देता है कि अब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो गई होगी, इसलिए तुम मुझे हॉस्टेज बना लेना और बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। दरवाजा खुलते ही डेविड वैसा ही करता है। वो फिलिप के सिर पर बंदूक तान देता है और ऑफिसर्स के बीच से होते हुए बाहर निकल जाता है। फिर वो वार्डन की गाड़ी लेकर जेल से बाहर भागने लगता है। वार्डन को गोली ना लग जाए, इसीलिए कोई भी गोली चला नहीं पा रहा था और इस तरह डेविड जेल से बाहर निकल जाता है। लेकिन खबर मिलते ही बाहर तैनात पूरी पुलिस फोर्स गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के साथ डेविड के पीछे पड़ जाती है। लेनी अभी न्यूज में सुनता है कि एक कैदी जेल से भाग गया है और उस कैदी का नाम डेविड है। रेचल भी ये न्यूज सुनती है। इधर डेविड को रोकने के लिए रास्ते पर कीलें बिछा दी जाती हैं, इसीलिए मजबूरन डेविड को गाड़ी रोकनी पड़ती है। वो चारों तरफ से घिर चुका था। फिलिप डेविड को शांत रहने को बोलता है और उसे समझाता है कि तुम्हें किसी की भी बात नहीं सुननी है। उधर स्नाइपर निशाना लगाकर तैयार था और बस ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, इसीलिए तुरंत डेविड फिलिप के सिर पर बंदूक लगा देता है। माहौल में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इतने में पुलिस डिपार्टमेंट से डिटेक्टिव वेन का कॉल आता है और वो पूछता है क्या वार्डन ठीक है। डेविड चिल्लाकर बोलता है तुरंत रास्ता खाली करो, वरना मैं इसके सिर पर गोली मार दूंगा। वो चिल्लाता रहता है और फिलिप से गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। वो पुलिस वालों से बोलता है रास्ते से कीलें हटाओ, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। एकदम आखिरी समय पर रास्ते से कीलें हटा दी जाती हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। डेविड बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि अब आगे क्या करना है। फिलिप उसे बोलता है कि अब तुम ही बताओ, अब तुम क्या करना चाहते हो। तभी रेचल देखती है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो तुरंत कोने में जाकर कॉल उठाती है। ये डेविड का ही कॉल था। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस सब में घसीटना नहीं चाहता था, पर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। इधर वेसन डरे हुए रॉस से मिलने के लिए जाता है और घबराते हुए कहता है कि मैं और इस सब का हिस्सा नहीं बन सकता। रॉस उसे कहता है तुम्हें तो उसे जेल के अंदर ही मारने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तो वो आजाद घूम रहा है तुम्हारी ही वजह से। लेकिन वो अब तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुम्हारी असली प्रॉब्लम ये है कि तुम उन लोगों से सालों से पैसे ले रहे थे। वेसन घबरा कर बोलता है मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। रॉस कहता है अच्छी बात है, लौटा दोगे, लेकिन पैसे जिस बैंक में भेजोगे वो रिकॉर्ड में तो आ जाएगा, उसका क्या। तुम अब उन लोगों के लिए खतरा बन चुके हो, इसलिए अब तुम्हें भी डेविड की तरह भाग जाना चाहिए। डेविड डिटेक्टिव को कॉल करके बोलता है तुरंत अपनी टीम को यहाँ से ले जाओ। डिटेक्टिव को पता चलता है कि डेविड एक पार्किंग गैरेज में घुसा है। गैराज से निकलकर वो वापस रोड पर आ जाता है। डिटेक्टिव डेविड से रिक्वेस्ट करता है प्लीज फिलिप को छोड़ दो और गाड़ी रोक दो, लेकिन डेविड चिल्लाते हुए कहता है पहले चॉपर को वापस बुलाओ। लेकिन बीच रास्ते में डेविड गाड़ी रोक देता है। पीछे से 6 पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं और डेविड की गाड़ी पर बंदूक तान देती हैं। फिलिप गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन डेविड गाड़ी में नहीं होता। असल में डेविड उसी पार्किंग गैरेज में ही उतर गया था और उसने फिलिप के फोन को तोड़कर फेंक दिया था। वहीं पर उसे रेचल अपनी गाड़ी में लेने के लिए आती है और फिर दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। रेचल पूछती है तुमने जेल से भागने का प्लान कब बनाया। डेविड कहता है बनाया नहीं, बस बन गया। रेचल पूछती है आगे का क्या प्लान है, कुछ सोचा है। डेविड उसे बोलता है गाड़ी घुमाओ। रेचल पूछती है पुलिस की तरफ क्यों। डेविड बोलता है बस भरोसा रखो। इसके बाद FBI हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक नया ऑफिसर सिमंस अपने बॉस मैक्स से जाकर बात करता है और उनकी तारीफ करने लगता है कि आपके बारे में हमें काफी बताया गया था। पर मैक्स उसे कहता है कि काम की बातें करना है तो करो, इधर उधर की नहीं। दूसरी तरफ स्पेशल एजेंट जूलिया सारा से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि सिएटल में FTF की पोजीशन खाली है। वो वहाँ के इंचार्ज को जानती है और उस पोजीशन के लिए सारा के नाम को आगे बढ़ाना चाहती है। सारा एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती है मैं इसके लिए शायद तैयार नहीं हूँ, मैं तो इस जगह की बॉस बनना चाहती थी। जूलिया पूछती है तो तुम्हें लगता है कि मैक्स का भी रिटायर होने वाला है।
सारा हंसकर बोलती है नहीं। जूलिया उसे समझाती है तुम अच्छी एजेंट हो, लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो। मुझे अब जवाब चाहिए कि तुम तैयार हो या नहीं। सारा कहती है मैं तैयार हूँ। तभी बॉस मैक्स अंदर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें निकलना होगा। जेल से एक कैदी भाग निकला है। डेविड को भागे हुए 1 घंटा हो चुका था। मैक्स एक टीम बनाता है जिसमें के सारा, सिमंस और देव चोपड़ा होते हैं। वो उन्हें समझा देता है कि हमें बस इतना पता है कि डेविड वार्डन को हॉस्टेज बनाकर भाग निकला है। वो बहुत ही खतरनाक है और 1 घंटे से भागा हुआ है। सिमंस पूछता है कि आखिर डेविड जेल के अंदर क्यों था। सारा उसे बताती है क्योंकि उसने 5 साल पहले अपने ही बेटे को बेरहमी से मार डाला था। मैक्स उन सबको डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है फ्लाइट में तुम्हें 1 घंटा लगेगा, उतने समय में इस केस के बारे में जो जानकारी जाननी है सब पढ़ लो। मैक्स सारा से पूछता है आखिर तुम और जूलिया क्या बात कर रहे थे। सारा किसी तरह झूठ बोलकर मामला संभाल लेती है। तभी मैक्स को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि वार्डन के ऑफिस में वार्डन का बेटा बंधा हुआ पाया गया है जो खुद पुलिस में है। मैक्स सारा से कहता है कि मुझे फिलिप और उसके बेटे का सारा काला चिट्ठा चाहिए। लेनी भी न्यूज देखकर बहुत ज्यादा परेशान था। दूसरी तरफ शेरिल अपनी बहन रेचल को कॉल करती है और मैसेज भेजती है तुम कहाँ हो, जल्दी मुझे कॉल करो। तभी वहां पर उसका नया पति रोनाल्ड आता है जिसे भी डेविड के भागने के बारे में पता चल चुका था। शेरिल बताती है कि उसे रेचल के लिए काफी चिंता हो रही है क्योंकि वो कुछ दिनों से डेविड से मिल रही थी। दूसरी तरफ रेचल डेविड के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। डेविड अब वेसन के घर जाना चाहता है क्योंकि उसे पता होगा कि मैथ्यू कहाँ है। डेविड पूछता है तुमने अपने एडिटर जिम से बात की। रेचल बोलती है हाँ, वो एड्रेस का पता लगा रहा है। फिलहाल इतना पता लगा है कि कोर्ट की हियरिंग के बाद विंसलो ने अपना नाम और पता बदल दिया था। कहने का मतलब ये है कि वो एकदम गायब हो गई है। थोड़ी और छानबीन के बाद न्यूयॉर्क में उसके नए नाम पर एक पीओ बॉक्स मिला है। तभी जिम का मैसेज आता है उसे वेसन का पता मिल गया था जो यहाँ से 15 किलोमीटर भी दूर नहीं था। दूसरी तरफ वेसन घर से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है जिसके लिए वो काम कर रहा था। वेसन उनकी धमकी को सुनकर बोलता है मेरे परिवार को इस सबसे दूर रखो, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। तभी उसकी पत्नी और बेटी बाहर आ जाते हैं लेकिन वेसन बोलता है कि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं तुरंत आता हूँ। पत्नी पूछती है कोई प्रॉब्लम है क्या। वेसन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस अपनी बहन के घर चली जाओ। फिर वो अपनी बेटी से बोलता है मम्मी को बिल्कुल तंग मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दूसरी तरफ FBI की टीम जेल पहुंचकर डिप्यूटी वार्डन रैल्फ से मिलती है जो इस ऑपरेशन के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। सारा उनसे बोलती है कि हमें फिलिप और उसके परिवार की सारी जानकारी चाहिए, उनके पुराने दोस्तों के बारे में भी जानना है। पुलिस को वो वीडियो दिखाता है जहां डेविड पार्किंग गैरेज में घुसता है और फिर दूसरी तरफ से निकलता है। सब सोचने लगते हैं कि आखिर डेविड गैरेज के अंदर से भागा कैसे, क्या अंदर कोई गाड़ी चोरी हुई थी। मगर गाड़ी चोरी की कोई रिपोर्ट तो आई नहीं, इसका मतलब कि कोई डेविड को लेने के लिए आया था, यानी डेविड का कोई साथी है। बॉस मैक्स बार बार वार्डन फिलिप और उसके बेटे एडम के पीछे ही पड़ा हुआ था और बोलता है दोनों को पूछताछ के लिए बुलाओ। फिलिप और एडम अंदर आते हैं। मैक्स उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी बंदूक डेविड के हाथ कैसे लगी। एडम बताता है उस कैदी ने हम पर हमला किया था। सारा हैरान होकर पूछती है क्या आप उसे कैदी बुलाते हैं। इस पर एडम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मैक्स और सारा मिलकर एडम का मजाक उड़ाने लगते हैं कि एडम एक सार्जेंट है और एक सार्जेंट को हथकड़ी लगा हुआ कैदी सिर्फ बंदूक दिखाकर उसकी यूनिफॉर्म ले लेता है। मैक्स उसे पूछता है क्या सच में आप यही स्टेटमेंट देना चाहते हैं। फिलिप भड़कने लगता है। सारा शक करती है क्योंकि फिलिप का परिवार और डेविड का परिवार एक दूसरे के बहुत करीब है। फिलिप कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे भागने में मदद की है। मैक्स जोर देकर बोलता है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, अब हमें बेवकूफ बनाना बंद करिए और सच बताइए। फिलिप कहता है कि अब जो भी बात होगी वकील के सामने होगी। तभी डेप्यूटी वार्डन आकर फिलिप से मिलने वालों की लिस्ट देता है। पिछले 5 साल में डेविड से मिलने कोई भी नहीं आया, लेकिन उसके फरार होने से 3 दिन पहले उसकी साली रेचल उसे मिलने आई थी। ये सुनते ही फिलिप और एडम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैक्स फिलिप से कहता है अब लगता है आपको सचमुच लॉयर की जरूरत पड़ेगी। शेरिल बार बार रेचल को कॉल कर रही थी, इसलिए परेशान होकर वो अपना फोन बंद कर देती है ताकि पुलिस भी उसके फोन को ट्रैक न कर पाए। वो डेविड को बताती है कि उसने शेरिल को मैथ्यू के बारे में बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने सुना नहीं। रेचल कहती है कि बड़ी मुश्किल से शेरिल जीना सीख पाई है, उसने दूसरी शादी भी कर ली है और जल्द ही उनकी एक बच्ची भी होने वाली है। डेविड ये सब सुनकर उदास हो जाता है और एकदम चुपचाप बैठ जाता है। दूसरी तरफ जेल में रेचल जिस भी समय मिलने के लिए आई थी उसका वीडियो फुटेज प्ले नहीं हो रहा था। सारा सोचती है कि फाइल करप्ट हो गया होगा, इसीलिए वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि फाइल करप्ट नहीं बल्कि डिलीट कर दी गई है, वो भी कुछ घंटे पहले। इन फाइल्स का एक्सेस यहाँ के सभी ऑफिसर्स के पास है। दूसरी तरफ डेविड और रेचल वेसन के घर पहुंच जाते हैं। रेचल पूछती है क्या वेसन का कोई परिवार है। डेविड बोलता है उसकी एक बेटी है। रेचल तब घबराकर बोलती है तो फिर कोई गलत कदम मत उठा लेना,
मगर डेविड बंदूक निकाल लेता है और वो घर की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है वेसन पीछे से डेविड पर बंदूक तान देता है, जिससे डेविड को अपनी बंदूक नीचे रखनी पड़ती है। डेविड बोलता है, जिसने भी तुम्हें मारने की सुपारी दी थी, क्या तुम उन्हें जानते हो? वेसन बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें मार दिया होता तो आज ये सब कुछ ना होता। डेविड पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? वेसन बोलता है, मुझे बस इतना पता है कि जब से तुम जेल में आए हो तब से तुम पर नजर रखने को कहा गया है। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझसे करने के लिए कहा गया है। डेविड पूछता है, तो तुम उनसे बात कैसे करते हो? वो एक फोन उठाता और बोलता है, उन्हें कॉल लगाओ। वेसन घबराने लगता है और कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो क्या क्या कर सकते हैं। वो मेरे परिवार को मार देंगे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी बाहर रेचल गोली चलने की आवाज सुनती है। वो डर के मारे अंदर आती है और देखती है कि वेसन की डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। डेविड बताता है, इसने खुद को गोली मार ली। दूसरी तरफ सारा और सिमंस भी वेसन के घर पहुंच जाते हैं। ये देखकर रेचल और डेविड वहां से भाग निकलते हैं। सारा घर के अंदर आती है और वेसन की बॉडी देखकर सिमंस से कहती है, तुरंत इसकी रिपोर्ट भेज दो। तभी वो बाहर गाड़ी के भागने की आवाज सुनती है और बाहर निकलती है, लेकिन वो डेविड को पकड़ नहीं पाते हैं। गाड़ी में रेचल पूछती है, क्या उसने कुछ भी बताया? मैथ्यू कहाँ है? डेविड कहता है, नहीं। जेल में मैक्स डेविड के सेल में आता है और वहाँ सारी चीजें देखकर बोलता है, इन सबको पैक करो और हेडक्वार्टर भेजो। मैक्स एक गार्ड से पूछने की कोशिश करता है कि कल रात कितने बजे वेसन डेविड को लेकर इन्फर्मरी गया था, लेकिन गार्ड बोलता है कि उसे याद नहीं। मैक्स पास वाले सेल के कैदी से बात करने की कोशिश करता और पूछता है, कल रात कितने बजे तुमने वेसन को डेविड को ले जाते हुए देखा था? वो कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है, डेविड के पास एक टॉर्च है, वो मुझे लाकर दे दो। इसके बदले वो सच बता देता है कि वेसन आधी रात में डेविड के सेल में आया था और उसने अपनी इमरजेंसी चाबी से गेट खोला था, बजर से नहीं। जाते जाते मैक्स उसे कह देता है कि तुम्हें फ्लैशलाइट मिल जाएगी। सारा कॉल करके बता देती है कि वेसन मर चुका है सिर में गोली लगने की वजह से। पड़ोसी ने बताया कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी और कुछ मिनट बाद ही उसने डेविड जैसे किसी आदमी को वहां से जाते हुए देखा और उसके साथ एक औरत भी थी। मैक्स समझ जाता है कि वो औरत रेचल ही थी। इधर डेविड और रेचल न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं। वहां रेचल बताती है कि उसे आखिरकार ग्लोब कंपनी से क्यों निकाला गया था। वो कहती है कि वो लेम हॉल यूनिवर्सिटी में हुए सेक्सुअल असॉल्ट की तहकीकात कर रही थी। वहां की फैकल्टी और कुछ ताकतवर लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। विक्टिम्स में एक जूनियर लड़की थी जो सामने नहीं आना चाहती थी, पर रेचल ने उसे हिम्मत दी और वो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन जिस रात उन्हें मिलना था उसके ठीक एक रात पहले उस लड़की ने खुद को खत्म कर लिया। रेचल कहती है, शायद उसने उस लड़की पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल दिया था, क्योंकि उसे बस अपनी स्टोरी दिख रही थी। उस लड़की के माँ बाप ने रेचल पर दोष डाल दिया और इसीलिए ग्लोब कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। तभी एक फोन बजने लगता है जो वेसन का था। डेविड कॉल उठाता है जो कि एक अननोन नंबर से आया था। यहाँ हमें वही रहस्यमय आदमी दिखता है जो हमेशा सब पर नजर रखता था। वो डेविड को सावधान कर देता है कि पुलिस को लगता है कि तुमने वेसन को मारा है, इसलिए जेल से भागने के बाद अब तुम्हारी तलाश और जोर शोर से होगी। डेविड पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? वो आदमी कहता है, तुम्हारा बेटा तो 5 साल पहले ही मर चुका है, क्या तुम्हें याद नहीं? डेविड बोलता है, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वो आदमी कहता है, उसके बाद तुम क्या करोगे? डेविड जवाब देता है, मैं अपने बेटे को लेने आऊंगा। इसके बाद देखते हैं कि डेविड के भागने के बाद 13 घंटे बीत चुके हैं। दोनों रात होते होते न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। विंसलो का पीओ बॉक्स सेंट्रल न्यूयॉर्क में है, जिसे खुलने में सुबह के 9 बज सकते हैं। इसका मतलब उन्हें रात बिताने के लिए कोई जगह चाहिए होगी। वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर या न्यूज में अभी तक डेविड के बारे में कोई खबर नहीं आई थी, इसलिए वो वहाँ थोड़ा आराम से घूम सकता था। रेचल अपने लिए एक बर्नर फोन खरीदती है। उधर बॉस्टन में एक ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हेडन नाम का एक आदमी $8,000 की चीज पर सीधे 1.5 मिलियन की बोली लगा देता है। तभी उसे रेचल का कॉल आता है। रेचल पहले तो माफी मांगती है कि उसने पहले कॉल नहीं किया और ग्लोब कंपनी से निकाले जाने के बाद वो उससे मिलने भी नहीं आई। हेडन कहता है, कोई बात नहीं, मैं अभी बॉस्टन आया हूँ, चलो ड्रिंक पर मिलते हैं। रेचल बोलती है, मैं अभी किसी काम से न्यूयॉर्क आई हुई हूँ और तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा पर्स चोरी हो गया है और बिना आईडी या क्रेडिट कार्ड के मैं हॉस्टल में चेक इन नहीं कर सकती। क्या आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? हेडन खुशी खुशी मान जाता है, जिससे रेचल भी राहत की सांस लेती है। दूसरी तरफ FBI एजेंट सारा मैक्स को बताती है कि उसने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है, जिससे पता चला है कि वेसन को हर महीने $1,000 मिलते थे। ये पैसे पिछले 5 साल से REH होल्डिंग्स नाम के कंपनी से आ रहे थे। मैक्स बोलता है, ये तो किसी फर्जी कंपनी का नाम लगता है और ये पैसे तब से आ रहे थे जब से डेविड जेल में बंद है। मैक्स सोचता है कि जरूर कोई है जो पैसे देकर वेसन से डेविड पर नजर रखवा रहा था। मैक्स फिर सारा को बताता
बताता है कि उसे पास वाले कैदी से पता चला था कि वेसन आधी रात में डेविड को सेल से बाहर निकालने के लिए अपनी पर्सनल चाबी लाया था, ना कि बजर का इस्तेमाल किया था। सारा सोचती है क्या अगर वेसन ने डेविड को मारने की कोशिश की थी और डेविड ने उसका बदला उसके घर जाकर लिया ताकि हिसाब बराबर हो सके। मैक्स बोलता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सारा देखती है कि डेविड के सेल से जो भी चीजें मिली थी उनकी लिस्ट में फ्लैशलाइट नहीं था, इसलिए वो लोग तुरंत फिर से सेल चेक करने के लिए जाते हैं और एकदम अच्छे से छानबीन करते हैं। सारा बेड का गद्दा उठाकर देखती है जबकि मैक्स बेसिन के पीछे दीवार के अंदर हाथ डालता है। वहां उसे मैथ्यू के केस की फाइल मिलती है जिसमें डेविड ने विंसलो के नाम पर सर्कल बनाया हुआ था। सारा बोलती है इसी औरत की गवाही पर तो डेविड को जेल हुई थी। मैक्स बोलता है इसका मतलब वेसन के बाद अगला नंबर इसी विंसलो का है। पर दोनों तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में रेचल और डेविड उस अमीर हेडन के आलीशान घर में आते हैं, बस आज रात का समय काटने के लिए। रेचल देखती है कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, इसलिए वो बाहर से कुछ लाने जाने वाली थी। वो डेविड को उदास देकर पूछती है तुम ठीक तो हो? डेविड बोलता है मैथ्यू यहीं कहीं आसपास है। दूसरी तरफ फिलिप और उसका बेटा एडम आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब उनके साथ क्या होगा। फिलिप अपने बेटे को समझा देता है कि तुम्हें पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा, मगर एडम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेविड उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि परिवार जैसा है। तभी एडम का फोन बजता है और वो तुरंत अकेले वहां से चला जाता है। इधर घर पर रेचल देखती है कि उसे अपने एडिटर जिम का मेल आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था ये तो बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, तुरंत मुझे कॉल करो। इसके बाद दोनों खाने की तैयारी करते हैं, मगर तभी टीवी पर डेविड के जेल से भागने की ही न्यूज आने लगती है। रेचल डिनर रेडी करती और फिर ड्रिंक करने के लिए बोतल लाने नीचे चली जाती है। उधर हेडन भी ड्रिंक करने के लिए बाहर गया हुआ था और उसे भी न्यूज से डेविड के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत अपने घर की सिक्योरिटी कैमरास चेक करता है और देखता है कि उसके घर में रेचल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ डेविड भी मौजूद है। ये देखकर हेडन गहरी टेंशन में आ जाता है। उधर लेनी वार्डन फिलिप को एक वॉइसमेल भेजता है और पूछता है आखिर चल क्या रहा है, तुरंत मुझे कॉल करो। वहीं दूसरी तरफ एडम अंधेरे में चुपके से कहीं मिट्टी खोदने लगता है। उसी समय वो रहस्यमय आदमी शेरिल के घर पे था। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है और वो आदमी कहता है बस काम हो गया। जब उसके बैज को ध्यान से देखा जाता है तो समझ आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद एक FBI एजेंट है और उधर एडम असल में जंगल में मैथ्यू की कब्र खोद रहा था। अब कहानी जाती है 5 साल पहले, यानी कि 2021 के 4 जुलाई के सेलिब्रेशन में। वहां डेविड और फिलिप का परिवार आपस में अच्छा समय बिता रहा होता है। उस पार्टी में हम छोटे लड़के मैथ्यू को भी देखते हैं। तभी रेचल वहां पर अपने दोस्त हेडन को लेकर आती है। वो सब लोग आपस में काफी ज्यादा खुश थे। रेचल अपनी बहन शेरिल से कहती है कि वो और हेडन बस सिर्फ दोस्त हैं, मगर शेरिल को ऐसा नहीं लगता। तभी मैथ्यू को पॉटी लग जाती है और उसकी मम्मी उसे लेकर चली जाती है। वहीं पार्क में एक दूसरा आदमी कायल भी मौजूद था जो दूर से इन सबको देख रहा होता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। रेचल डेविड को दिलासा देती है कि अगर हमने विंसलो को ढूंढ लिया तो हम उसे कोर्ट में सही गवाही देने के लिए मना लेंगे, मगर डेविड बोलता है कि मैं अब कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। बाहर निकलकर रेचल डेविड को आगे का सारा प्लान समझा देती है। दूसरी तरफ FBI एजेंट सिमंस अब शेरिल से पूछताछ कर रहा होता है। वो पूछता है क्या आपको पता था कि आपकी बहन आपके एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही थी? शेरिल बोलती है नहीं। सिमंस पूछता है क्या कोई कारण है जिससे कि आपका पति जेल से भागकर न्यूयॉर्क जा सकता है? शेरिल बोलती है मुझे नहीं पता। सिमंस जाते जाते अपना कार्ड दे जाता है। उसके जाने के बाद शेरिल का नया पति रोनाल्ड अपनी पत्नी से बोलता है तुमने FBI से ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें कॉल किया था? डेविड के भागने के एक दिन पहले ही तो तुम्हारी बात हुई थी, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारा फोन रिकॉर्ड चेक करके पता लगा लेंगे? शेरिल कहती है हमें अभी सच नहीं पता और वो मेरी बहन है। रोनाल्ड गुस्से में कहता है यही बहन तुम्हें एक दिन जेल भिजवा देगी। ये सुनकर शेरिल गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एजेंट देव चोपड़ा और सारा न्यू जर्सी पहुंच जाते हैं। चोपड़ा सारा से कहने लगता है कि तुम तो यहाँ से सिएटल जा रही हो, तो क्या तुम बॉस मैक्स से मेरी सिफारिश कर सकती हो? सारा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर मैक्स से फोन पर बात होने पर सारा बताती है कि सारे एजेंट्स रेडी हैं और कुछ एजेंट्स ब्रुकलिन से भी आने वाले हैं ताकि काम जल्दी हो सके। उधर वार्डन फिलिप अपने दोस्त लेनी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। फिलिप उसे सब सच बता देता है कि मैंने और मेरे बेटे एडम ने मिलकर डेविड को जेल से भगाने में मदद की है। भागने से कुछ दिन पहले रेचल डेविड से मिलने आई थी और उसने एक फोटो दिखाई थी जिसमें मैथ्यू जिंदा नजर आ रहा था। वो फोटो कुछ दिन पहले ही एक अम्यूजमेंट पार्क में ली गई थी। ये सुनकर लेनी और उसकी पत्नी सोफी एकदम हैरान हो जाते हैं। लेनी बोलता है लेकिन मैथ्यू को तो हमने खुद अपनी हाथों से दफनाया था। फिलिप ये भी बताता है कि जेल के अंदर डेविड पर जानलेवा हमले हो रहे
थे और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद डेविड सच में बेकसूर है और हमने कोई ना कोई बहुत बड़ी चूक हो गई थी। सोफी अपने पति लेनी से पूछती है, आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है? तब फिलिप सच उगलते हुए कहता है कि पड़ोसी विंसलो ने कोर्ट में झूठ बोला था। उस रात जंगल में बेसबॉल बैट डेविड ने नहीं दफनाया था, बल्कि वो बैट खुद लेनी और फिलिप ने मिलकर दफनाया था। लेनी रोते हुए कहने लगता है उसने बस अपने बेटे डेविड को बचाने के लिए ही उस बैट को छुपाया था। उसे लगा था कि अगर पुलिस को मर्डर वेपन नहीं मिलेगा तो शायद डेविड बच जाएगा। फिलिप बोलता है, हमने बैट इसलिए दफनाया था क्योंकि हमें लगा था डेविड ने ही मैथ्यू का मर्डर किया है। लेकिन अगर मैथ्यू जिंदा है तो इसका मतलब उस रात वहाँ कोई और भी मौजूद था और वो कातिल अभी भी हमारे आस पास ही घूम रहा है। इधर एडम अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और किसी को फोन लगाकर बोलता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इधर न्यूयॉर्क में रेचल पिज्जा खरीद कर दुकान से बाहर निकलती है। तभी उसे अपने एडिटर जिम का कॉल आता है। जिम उसे सावधान करते हुए कहता है कि हर जगह न्यूज में डेविड की खबर फैल चुकी है। वो पूछता है, तुम कहाँ हो? तुम जरूर विंसलो को ढूंढने निकली हो ना? जिम उसे समझाने लगता है कि अगर डेविड सच में बेकसूर निकला तो ये केस तुम्हारी पूरी लाइफ बना देगा। लेकिन रेचल फिलहाल अपने करियर के बारे में नहीं सोचना चाहती और वो कॉल काट देती है। उस जगह पर रेचल और डेविड चुपके से विंसलो के घर पर नजर बनाए बैठे हुए थे। डेविड इतने सालों बाद पिज्जा खाता है तो उसका मन खुश हो जाता है। रेचल मजाक में कहती है, अगर तुम जेल में मुझसे पहले मिलते तो मैं तुम्हें एक पीस तो पकड़ा ही देती। वैसे तुम जेल में इतने सालों तक किसी से मिलते क्यों नहीं थे? डेविड बोलता है, मैं बस अपने ही एक अलग दुनिया में खो जाना चाहता था। फिर वो रेचल से उसकी पोस्टल बॉक्स की चाबी मांगता है और वो पोस्ट ऑफिस के अंदर चला जाता है। फिर वो एक लॉकर में चाबी घुसाता है और जानबूझकर उसे तोड़ देता है। वो वहां पर बैठे कर्मचारी से झूठ बोलते हुए कहता है, मैं अपनी मम्मी का मेल निकालने आया था लेकिन चाबी टूट गई। क्या आपके पास लॉकर खोलने के लिए कोई मास्टर की है? मेरी मम्मी का नाम हैरियट विनचेस्टर है, मतलब विंसलो का नया नाम। बाहर गाड़ी में बैठी रेचल अपनी बहन शेरिल को कॉल लगाती है, जो इस समय एक फंड रेजर इवेंट में थी। शेरिल बहुत गुस्से में थी और पूछती है, क्या तुम डेविड के साथ हो? रेचल बोलती है, हाँ मैं उसी के साथ हूँ, लेकिन मैं सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। शेरिल फिर से अपनी जिद पर अड़ जाती और कहती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे नहीं जानना कि तुम न्यूयॉर्क में क्या कर रही हो। रेचल हैरान होकर पूछती है, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ? शेरिल बोलती है, FBI एजेंट्स घर आए थे। तब रेचल अपनी बहन को बड़ा सच बताती है, शेरिल हमें लगता है कि मैथ्यू जिंदा है। शेरिल मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं होती और चिढ़कर बोलती है, तुम्हें झूठ बोलने के लिए कुछ और नहीं मिला? वो तुरंत फोन काट देती है। इसके बाद शेरिल बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां पर एक अनजान औरत आती है। वो उसे टिश्यू पेपर देती है और पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है? वो औरत बताती है कि उसका नाम गर्ट्रूड है। फिर वो आईने के सामने मेकअप करने लगती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और गर्ट्रूड उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम स्टेज पर बहुत अच्छी स्पीच दोगी। तभी रेचल अंदर से आए डेविड को बता देती है कि शेरिल के घर पर FBI एजेंट्स आ गए थे और उन्हें पता चल गया है कि हम न्यूयॉर्क में हैं। तब डेविड को समझ आता है कि जरूर एजेंट्स ने उसके सेल से मिली वो फाइल देख ली होगी जिसमें उसने विंसलो के नाम को सर्कल कर दिया था। उधर बॉस्टन में सार्जेंट मर्फ, वार्डन फिलिप और लेनी को कब्रिस्तान बुलाते हैं। वो उन्हें मैथ्यू की कब्र दिखाता है जो पूरी तरह से खुदी हुई और खाली थी। लेनी रोने लगता है और गुस्से में पूछता है, ये घिनौना काम किसने किया? मर्फ कहने लगता है कि हमें अभी तक पक्का पता नहीं चला, लेकिन यहाँ के सफाई कर्मचारी ने एक ट्रक को आते हुए देखा था, एक ब्लैक टोयोटा जिसके पीछे बम्पर पर ठोकर खाने का निशान था। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। फिलिप तुरंत समझ जाता है कि वो ब्लैक ट्रक किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे एडम का ही था, इसलिए वो मर्फ को वहां से भेज देता है। उधर लेनी को लगने लगता है कि शायद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए डेविड ने ही कब्र खोदी है। दूसरी तरफ रेचल और डेविड की नजर हर जगह तैनात एजेंट्स पर पड़ती है जो उन्हें ही ढूंढ रहे थे। रेचल अपना फोन डेविड को देती और बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। उधर बॉस मैक्स पल पल की अपडेट ले रहा था। तभी सारा को CCTV फुटेज में रेचल नजर आती है। वो तुरंत डेविड को भी आसपास ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैक्स एक स्पेशल टीम को रेचल को पकड़ने के लिए बोलती है और एजेंट्स तुरंत रेचल को पकड़ लेते हैं। जब सब लोग उधर बिजी होते हैं तो डेविड तुरंत विंसलो की बिल्डिंग में घुस जाता है। वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाता है और सीधे विंसलो के कमरे के पास पहुंचता है। वहां पर भी एजेंट तैनात था, लेकिन डेविड उसे मारकर बेहोश कर देता है। डेविड बंदूक दिखाकर उस बूढ़ी औरत को अंदर जाने को बोलता है और दरवाजा बंद कर देता है। डेविड विंसलो पर चिल्लाने लगता है, तुमने मेरे बारे में कोर्ट में झूठ क्यों बोला? उधर पकड़े जाने के बाद रेचल को मैक्स और सारा के पास लाया जाता है। यहाँ कमरे में डेविड उस औरत पर चिल्लाता है, मेरा बेटा कहाँ है?
जिन्होंने तुमसे झूठ बोलने को कहा था, उन्हीं के पास मेरा बेटा है। विंस्लो हैरान होकर कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे समझाया था कि तुमने ही अपने बेटे को मारा है और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। डेविड पूछता है, वो कौन थे? विंस्लो रोते हुए कहती है, मैं नहीं बता सकती, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। उधर रेचल का मुंह खुलवाने के लिए मैक्स उसे कहने लगता है, अगर तुम हमें डेविड को पकड़वाने में मदद करोगी तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। तुम पर तो मर्डर में मदद करने का इल्जाम भी लगा हुआ है। रेचल ये सुनकर हैरान हो जाती है। सारा बताती है, तुम दोनों पर ऑफिसर वेसन को मारने का आरोप लगा है, तुम्हें उम्र कैद की सजा मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर जवाब देना। जब विंस्लो डर के मारे कुछ भी नहीं बताती तो डेविड वहां पड़ी उस बूढ़ी औरत की बेटी का फोटो उठा लेता और पूछता है, तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करोगी? मैं भी तो अपने बेटे के लिए वही कर रहा हूँ। तब विंस्लो टूट जाती और बोलती है, मैंने ये सिर्फ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। मेरी बेटी एली को जुए की लत थी। एक आदमी मेरे घर में आया और उसने कहा कि तुमने अपने बेटे की हत्या कर दी है। उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें सजा दिलाने में पुलिस की मदद करूंगी तो वो लोग एल का सारा कर्ज माफ कर देंगे। उसने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, लेकिन उसके बाल बहुत अजीब थे, मांग के पास से सफेद और बाकी के सारे काले। डेविड ये सुनते ही समझ जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि काइल था। इधर रेचल पुलिस को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक्स को भनक लग जाती है कि जब रेचल यहाँ बाहर है तो जरूर डेविड बिल्डिंग के अंदर घुस गया होगा। पुलिस को आता देख डेविड घबरा जाता है, लेकिन इस बार विंस्लो अपनी पुरानी गलती सुधारने के लिए उसकी मदद करती है। वो कहती है, पीछे फायर एग्जिट है, तुम वहां से भाग जाओ। लेकिन एजेंट्स वहां तक भी पहुंच जाते हैं और वो डेविड को छत की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। सारा डेविड को पकड़ने के लिए उसके पीछे छत पर जाती है। डेविड बचने के लिए उस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर छलांग लगा देता है और किसी तरह उस पार पहुंच जाता है। सारा भी हिम्मत जुटाकर दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा देती है। बहुत भागने के बाद डेविड एक किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। सारा उसे लगभग पकड़ ही लेती है, लेकिन तभी डेविड नीचे से गुजर रहे एक ट्रक के ऊपर कूद जाता है और वहां से बच निकलता है। बच निकलने के बाद विंस्लो तुरंत किसी को फोन लगाती है और उसे बता देती है कि डेविड मेरे घर आया था और वो मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था। असल में उसने काइल को ही कॉल किया था। काइल उस बूढ़ी औरत को बस इतना कहता है कि अगर वो दोबारा वापस आए तो अपना मुंह बंद रखना। उधर वार्डन फिलिप और लेनी अपने बेटे एडम से मिलने के लिए पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि एडम की ही गाड़ी के पीछे ठोकने का निशान था। इतना ही नहीं, अंदर जाकर उनका ध्यान एडम के जूतों पर लगी मिट्टी पर भी जाता है। एडम उनके सामने आता है और पहले तो वो बात छुपाने की कोशिश करता है, मगर आखिरकार कबूल कर लेता है कि उसने ही मैथ्यू के कब्र को खोदा था। वो कहता है उसे उस बॉडी का दोबारा डीएनए टेस्ट करवाना था ताकि साबित हो सके कि वो बॉडी मैथ्यू की नहीं थी और डेविड पूरी तरह बेकसूर था। लेकिन एडम यहाँ एक और चौंकाने वाला सच बताता है कि जब उसने कब्र खोदी तो ताबूत के अंदर कोई बॉडी थी ही नहीं। लेनी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इसका मतलब ये था कि एडम से पहले किसी और ने कब्र से बॉडी को निकाल लिया था। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि वो बॉडी मैथ्यू की नहीं थी, उन लोगों ने बॉडी को पहले ही गायब कर दिया ताकि किसी को कभी सच पता न चले। एडम पुलिस स्टेशन से केस के सारे एविडेंस चुरा कर अपने घर लाया था ताकि वो सब दोबारा शुरू से चेक कर सकें कि आखिर उस रात उनसे क्या सबूत छूट गया था। फंडरेजर इवेंट में स्पीच देने के बाद शेरिल डॉक्टर हेलर से मिलती है जो उसकी स्पीच की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद रोनाल्ड अपनी पत्नी शेरिल को गर्टरूड से मिलवाता है जिसकी फाउंडेशन शहर के भले के लिए काम करती है। शेरिल मुस्कुराकर कहती है, मैं तो इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। फिर वो उन्हें इवेंट में आने के लिए थैंक यू कहती है। गर्टरूड बताने लगती है कि उसके पापा ने ये फाउंडेशन सेकेंड वर्ल्ड वार में शुरू की थी। वो आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनके मेडिकल टेस्ट में दिल की बीमारी निकल आई। बाद में पता चला कि इस सब के पीछे उसके ग्रैंडफादर का हाथ था जो बहुत अमीर थे। उन्होंने पैसे देकर अपने बेटे के मेडिकल रिपोर्ट्स बदलवा दिए ताकि उसके बेटे को जंग में जाना ना पड़े। शेरिल ये सुनकर कहती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए तो सब कुछ जायज है। गर्टरूड सोचती है फिर उस जवान के साथ क्या हुआ होगा जिसने उसके पापा के जगह जंग में हिस्सा लिया। शायद वो कभी वापस लौटा ही नहीं होगा, इसीलिए उस जवान का कर्ज चुकाने के लिए ही उसके पापा ने इस फाउंडेशन को शुरू किया था। इसके बाद गर्टरूड शेरिल को एक बहुत ही भारी डोनेशन देने का वादा भी करती है। उसके जाने के बाद रोनाल्ड अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम गर्टरूड से पहले कब मिली, तो वो बता देती है कि जब वो बाथरूम में रो रही थी तब वो उसे मिली थी। रोनाल्ड को शक होने लगता है और वो पूछता है, फोन आने के बाद तुम रो रही थी, ऐसा क्या हुआ? जरूर रेचल का फोन होगा, क्या वो अभी भी डेविड के साथ है? शेरिल हाँ कह देती है। रोनाल्ड पूछता है, आखिर उसने कुछ बताया कि डेविड ऐसा क्यों कर रहा है? तब शेरिल झूठ बोल देती है और कहती है, नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। इवेंट खत्म होते ही देखते हैं कि गर्टरूड की कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमय आदमी था जिसका नाम है स्टीफन। गर्टरूड
स्टीफन को बताती है कि शेरिल को शायद उसकी बहन रेचल का कॉल आया था। स्टीफन पूछता है क्या शेरिल हमारे लिए कोई खतरा है। गर्ट्रूड बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता। उधर डेविड अभी भी हेडन के घर पर ही छुपा हुआ था और टीवी पर अपने भागने की न्यूज देख रहा था। तभी हेडन अपने घर वापस आ जाता और पूछता है रेचल कहाँ है। असल में FBI ने रेचल को डेविड की मदद करने और ऑफिसर वेसन के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। बॉस मैक्स सारा पर चिल्लाता है कि आखिर तुम्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाने की क्या जरूरत थी। सारा भी चिल्लाते हुए कहती है क्योंकि मैं डेविड को पकड़ना चाहती थी। मैक्स उसे समझाते हुए कहता है प्लीज थोड़ा संभल कर रहो, और ये बात मैं तुम्हारा बॉस बनकर नहीं बोल रहा। ये याद रखो कि मैं तुम्हारी मॉम को कोई बुरी खबर नहीं देना चाहता। जिससे साफ होता है कि सारा मैक्स की बेटी है। दूसरी तरफ शेरिल FBI को कॉल लगाने के बारे में सोच रही थी कि क्या उसे सच बता देना चाहिए। तभी कहानी में एक नया सीन दिखाया जाता है। एक औरत थियो नाम के एक लड़के को आवाज देकर खाना खाने के लिए बुलाती है। जब वो लड़का मुड़ता है तो वो हूबहू डेविड के बेटे मैथ्यू जैसा लग रहा था। अब कहानी 8 साल पहले बॉस्टन में जाती है। वहाँ हेडन अपनी एक स्पीच की तैयारी कर रहा होता है और रेचल के सामने उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। रेचल उस स्पीच में कुछ सुधार करने लगती है। हेडन अपनी स्पीच को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था, मगर रेचल उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करेगी। हेडन की बातों से पता चलता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन वो अभी भी अच्छे दोस्त हैं। अब वो अपनी माँ की फाउंडेशन के लिए ही काम करता है। हेडन रेचल से एक और मौका मांगता है, लेकिन रेचल बोलती है ऐसा करने से हमारे बीच में जो थोड़ी बहुत दोस्ती बची है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। डेविड हेडन को बताता है कि रेचल को FBI ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर हेडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पुलिस को कॉल लगाने ही वाला था, लेकिन तभी डेविड बोलता है मेरा बेटा जिंदा है। ये सुनकर हेडन भी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ FBI हेडक्वार्टर में रेचल की सारी चीजों को जब्त कर लिया जाता है। डेविड को जेल से भागे हुए अब 34 घंटे हो चुके थे। सारा मैक्स को बताती है जूलियाना ने उसके लिए सिएटल में FTF पोजीशन के लिए बात की है, जिसके लिए उसे सिएटल में शिफ्ट होना होगा। वो मैक्स से पूछती है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। इसके बाद मैक्स और सारा फिर से बूढ़ी औरत विंस्लो से पूछताछ करने के लिए उससे मिलते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उससे वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैक्स पूछता है उस आदमी ने आप पर बंदूक तानी थी, लेकिन उसने आपसे क्या मांगा? क्या उसने कुछ नहीं बताया? विंस्लो झूठ बोलती है नहीं। मैक्स फिर पूछता है कि वो आपसे मिलने इतनी दूर से आया और उसने ये नहीं बताया कि उसे क्या चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं है? तभी सारा की नजर वहां पड़ी डेविड की बंदूक पर जाती और वो पूछती है कि वो तो यहाँ अपनी बंदूक भी छोड़ गया। विंस्लो फिर भी झूठ बोलती है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। सारा उसकी बात काटते हुए कहती है कि इतना भी जल्दी नहीं हुआ, डेविड आपके घर में पूरे 10 मिनट तक था। मैक्स बोलता है आप हमसे झूठ मत बोलिए। सारा यहाँ तक पूछती है पीछे की सीढ़ी तो सामने के दरवाजे से दिखाई नहीं देती, तो आखिर डेविड को पीछे की सीढ़ी के बारे में पता कैसे चला? मैक्स मजाक में बोलता है शायद डेविड को सपना आ गया होगा। विंस्लो एकदम शांत हो जाती है। सारा को समझ आ गया था कि यह औरत डेविड को भागने में मदद कर रही थी, लेकिन आखिर क्यों? सारा को लगता है कि वो लोग इस केस को गलत एंगल से देख रहे हैं। डेविड यहाँ इस औरत को मारने नहीं आया था, तो सवाल यह है कि वो किस लिए आया था। दूसरी तरफ डेविड अब हेडन से रेचल को बचाने के लिए मदद मांगता है। हेडन बोलता है अगर मैं उसे बचा भी लूं, जो कि बहुत मुश्किल है, तो उसके बाद क्या? वो फिर से तुम्हारे साथ पकड़ी जाएगी और जेल चली जाएगी। डेविड कहता है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि विंस्लो ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी मदद करेगी। यहाँ से फ्लैशबैक सीन दिखता है जहाँ भागते समय डेविड ने विंस्लो से कहा था क्या तुम काइल को मेरे लिए न्यूयॉर्क बुला पाओगी, और विंस्लो मान गई थी। फ्लैशबैक खत्म होने पर जब डेविड जाने लगता है तो हेडन पूछता है तुम आज रात कहाँ रुकोगे? डेविड बोलता है पता नहीं। हेडन बोलता है तुम भागे हुए कैदी हो, तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, यहीं रुक जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं कि वार्डन फिलिप, लेनी और एडम घर पर बैठकर केस की फाइल पढ़ रहे होते हैं, ताकि उन्हें कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे ये साबित हो सके कि डेविड बेकसूर है। वो देखते हैं कि जिस रात मैथ्यू का मर्डर हुआ था उस रात शेरिल, जो कि डॉक्टर है, उसको ये कहकर हॉस्पिटल बुलाया गया था कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, यानी कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब लेनी के मन में ये बात बैठने लगती है कि शायद उसका बेटा डेविड सच में बेकसूर हो सकता है। एडम अपने एक पुराने दोस्त से पता लगाता है कि मर्डर वाली रात कोई बस एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो उस समय के डिटेक्टिव ने शेरिल की इस कहानी को जांच क्यों नहीं की। फिलिप बताता है डिटेक्टिव ने सिर्फ हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर से बात की थी, जो कोई और नहीं बल्कि शेरिल का प्रेजेंट हस्बैंड रोनाल्ड है। हॉस्पिटल में शेरिल अपने बेटे के जिंदा होने के ख्याल को दिल से निकाल नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर हेलर उसे मिलने के लिए आते हैं। वो काम की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर लेनी पर पड़ती है, जो वहाँ रोनाल्ड से मिलने के लिए आया था। जबकि रोनाल्ड आज ऑफिस नहीं आया था, इसलिए लेनी
लेनी वहाँ शेरिल से ही मिल लेता है। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। शेरिल उन्हें समझाने की कोशिश करती है मैथ्यू मर चुका है। लेनी बोलता है मैं भी मानना तो यही चाहता हूँ। फिर वो सवाल पूछता है मर्डर वाली रात तुम्हें बस एक्सीडेंट की बात कहकर हॉस्पिटल बुलाया गया था, तो जब तुम यहाँ पहुंची तो क्या हुआ था? क्या तुमने मरीजों का इलाज किया? शेरिल कहती है नहीं, उन सभी मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। ये बात मुझे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर रोनाल्ड ने बताई थी। लेनी उसे सच बताते हुए कहता है उस रात कोई बस एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हिसाब से भी उस रात कोई एक्सीडेंट दर्ज है ही नहीं। शेरिल ये सुनकर हैरान और गुस्सा होती है कि लेनी उसके पति रोनाल्ड पर शक कर रहा है। लेनी ज्यादा कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शेरिल तुरंत रोनाल्ड को वॉइस मेल भेजती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुरंत कॉल करो। उधर हेडन अब डेविड को अपनी एक बंदूक देता है और फिर दोनों घर से निकलते हैं, लेकिन दूर खड़े ड्राइवर स्टीवन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वहाँ FBI हेडक्वार्टर में सारा और मैक्स को वही पुरानी फोटो मिल जाती है जिसमें मैथ्यू जैसा लड़का नजर आ रहा था, लेकिन उन्हें अभी इस फोटो का असली मतलब समझ नहीं आ रहा था। तभी मैक्स वहाँ विंस्लो का कॉल रिकॉर्ड लेकर आता है। उन्हें पता चलता है कि कल उसने काइल को कॉल किया था। काइल एक नंबर का क्रिमिनल है और वो फिशर परिवार का राइट हैंड है। वो लूटपाट, जबरन वसूली और असॉल्ट जैसे कई गैर कानूनी कामों में शामिल रहा है। अब उन्हें ये जानना था कि आखिर काइल और विंस्लो का क्या कनेक्शन है। इसके बाद दोनों ऑफिसर रेचल से बात करने के लिए जाते हैं जो लॉकअप में बंद थी। वो उसे अम्यूजमेंट पार्क वाली वही फोटो दिखाते हैं। सारा पूछती है ये कौन है? रेचल बोलती है ये तो मेरे दोस्त का परिवार है। सारा ये भी बताती है हमारी विंस्लो से बात हुई थी और उसने फिशर परिवार के राइट हैंड काइल को कॉल किया था। तभी एजेंट देव चोपड़ा आकर बताता है कि जब काइल को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो न्यूयॉर्क में ही है और अब विंस्लो अपने घर से मिसिंग है। फिर दोनों रेचल से पूछते हैं क्या तुम्हें काइल के बारे में कुछ पता है? रेचल झूठ कह देती है नहीं, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। वो बोलते हैं अगर तुम सच में चाहती हो कि डेविड को कुछ ना हो तो हमें सब कुछ सच सच बता दो। मगर रेचल अपना मुंह बंद रखती है। इधर काइल असल में विंस्लो से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका न्यूयॉर्क आना डेविड का बुना हुआ एक ट्रैप था। डेविड उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन काइल बिना वक्त गवाए सीधे विंस्लो को गोली मार देता है। इसके बाद उसके और डेविड के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी एक और गोली चलने की आवाज आती है और काइल वहां से भाग निकलता है। डेविड उसके पीछे भागता है। काइल ज्यादा दूर नहीं भाग पाता क्योंकि हाथापाई के दौरान चली गोली उसे ही लग गई थी और उसका बहुत सारा खून बह रहा था। आखिर में FBI की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां विंस्लो को गोली लगी थी। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उन दोनों में से किसने विंस्लो पर गोली चलाई होगी। सारा बोलती है अगर डेविड इसे मारना चाहता तो कल ही मार देता। मैक्स बोलता है अगर काइल ने गोली मारी है तो इसका मतलब ये सीधे सीधे फिशर परिवार का ही ऑर्डर होगा। अब सवाल यह है कि आखिर फिशर परिवार का इस सब से क्या लेना देना है। तभी एक ऑफिसर आकर उन्हें वीडियो फुटेज दिखाती है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि काइल वहां से भाग निकला था। उन्हें वहां जमीन पर खून की बूंदें भी देखने को मिलती हैं। उन्हें ये समझने में देरी नहीं लगती कि काइल को गोली लगी है और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दूसरी तरफ डेविड घायल काइल का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। वो उसकी मदद करने का वादा करता है और बोलता है बदले में मुझे बस ये बता दो मेरा बेटा कहाँ है। मगर काइल सीधे मुंह कुछ भी नहीं बताता। इधर एजेंट चोपड़ा रेचल को रिमांड सेंटर ट्रांसफर करने वाला था। तभी सिमंस आकर बताता है कि रेचल की वकील आ गई है। रेचल खुद हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो किसी वकील को कॉल नहीं किया। वो वकील बताती है कि फिलहाल रेचल जेल से बाहर आ सकती है। उसे बेल पर छुड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका वही पुराना दोस्त हेडन था। दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। रेचल अभी भी डेविड की मदद करना चाहती थी, लेकिन हेडन उसे समझाता है अगर तुम दोबारा पकड़ी गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जेल जाने से नहीं बचा सकती। तुम्हें अब उसे अकेला छोड़ना होगा। रेचल उसे पूछती है क्या तुम्हें काइल याद है जो डेविड के साथ हाई स्कूल में पढ़ता था और हमें 4 जुलाई के सेलिब्रेशन में देखने को मिला था। वो असल में निक्की फिशर के लिए काम करता है और वो यहाँ न्यूयॉर्क में डेविड को जान से मारने के लिए आया था। उधर मैक्स और सारा अपना दिमाग लगाते हैं कि काइल को गोली लगी है तो वो ऐसे खुले रास्ते में तो घूमेगा नहीं और न ही वो किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएगा। वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में काम करने वाले ग्लेन नाम के कर्मचारी से पूछते हैं कि आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। ग्लेन एक खाली पड़ी जगह के बारे में बता देता है। वहाँ उस खाली जगह पर डेविड दर्द से तड़प रहे काइल को टॉर्चर करते हुए पूछता है आखिर निक्की ने मेरे बेटे को क्यों उठाया। तब काइल उसे बोलता है जाकर खुद अपने बाप से पूछो। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। हेडन और रेचल गाड़ी से उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर शूट आउट हुआ था। रेचल वहाँ हेडन से उसका फोन मांगती है और तुरंत डेविड को कॉल लगाती है। वो पूछती है तुम कहाँ हो। डेविड उसे बता देता है कि वो सामने 200 मीटर की दूरी पर एक खाली बिल्डिंग के अंदर है। हेडन तुरंत गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। डेविड भी उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। इसी बीच वहां पर पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थी। सारा और मैक्स उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहां उन्हें जमीन
पर खून के छींटे मिलते हैं। उन्हें वहां घायल काइल तो नजर आता है, लेकिन डेविड कहीं दिखाई नहीं देता। असल में डेविड तब तक भागकर नीचे गली तक पहुंच चुका था। हेडन और रेचल उसे देख लेते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उनके ठीक सामने पुलिस खड़ी थी। इसलिए हेडन पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए उनके पास जाता है और दूसरी गली की तरफ इशारा करके झूठ बोलता है। वहां पर एक आदमी बंदूक लिए घूम रहा है। ये सुनते ही दोनों पुलिस वाले उस तरफ भाग जाते हैं। उनके जाते ही डेविड चुपके से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और ये तीनों वहां से बच निकलते हैं। उधर लेनी और फिलिप एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उनकी पुरानी दोस्त जेरी आ जाती है। उसे अभी अभी पता चला कि लेनी को कैंसर है। जेरी असल में एक डिटेक्टिव है और उसने शेरिल के नए पति रोनाल्ड के बारे में कुछ गुप्त जानकारियां निकाली थी। वो बताती है रिकॉर्ड के हिसाब से रोनाल्ड एकदम साफ सुथरा आदमी है। बस एक बार 6 साल पहले उसका पुलिस से सामना हुआ था। तब उसका हॉस्पिटल एक इंश्योरेंस फ्रॉड के मामले में सरकार के निशाने पर आ गया था। असल में रोनाल्ड उस केस में सरकारी गवाह बनने वाला था, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगा था वो रोनाल्ड के पीछे पड़ गए थे। फिर कोर्ट में गवाही देने से ठीक पहले रोनाल्ड को एमनेजिया हो गया था। जेरी बताती है कि उस वक्त रोनाल्ड के पीछे पड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद निकी फिशर था। ये सुनते ही लेनी और फिलिप के होश उड़ जाते हैं। जेरी उनके चेहरों के बदले हुए रंग को देखकर पूछती है, कोई बात है क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मगर वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। जेरी फिर ड्रिंक करने आगे चली जाती है। अब फिलिप गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है, तो इसका मतलब मैथ्यू के साथ जो कुछ भी हुआ या उस सब में फिशर का हाथ है। इधर रोनाल्ड अपने घर आता है जहां उसकी पत्नी शेरिल उसका इंतजार कर रही थी। वो बताती है कि आज लेनी मुझसे मिलने आया था और उसने बताया कि उस मर्डर वाली रात कोई बस एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? रोनाल्ड हैरान होने का नाटक करते हुए पूछता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा और भला मैं तुमसे ऐसा झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे लगता है कि मुझे खुद उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। उधर हेडन के घर पर डेविड सबको बताता है कि काइल ने क्या कहा था, जाकर अपने बाप से पूछो। ये सुनकर रेचल और हेडन भी हैरान थे। अब अगर उन्हें इस राज का जवाब चाहिए था तो उन्हें हर हाल में लेनी से मिलना ही होगा। हेडन उन दोनों को अपनी दूसरी गाड़ी की चाबी देता है और तुरंत वहां से निकल जाने को बोलता है। अब रेचल गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो हेडन अकेले में डेविड को थोड़ा डांटते हुए और समझाते हुए कहता है, रेचल का ख्याल रखना, वो तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी और करियर को रिस्क पर लगा रही है। इसके बाद रेचल अपने एडिटर जिम से फोन पर बात करती है और कह देती है कि वो बॉस्टन वापस आ रही है। वो उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू बोलती है। उधर FBI हेडक्वार्टर में मैक्स और सारा का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था, क्योंकि एक तो शहर के सबसे महंगे वकील ने आकर रेचल को आसानी से छुड़ा लिया और दूसरा उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह भी पता चला कि ऑफिसर वेसन को डेविड ने नहीं बल्कि उसने खुद को खत्म कर लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट काइल से पूछताछ करने जाते हैं, जो वहां बेड पर आराम से एप्पल जूस पी रहा था और नखरे दिखाते हुए और जूस मांग रहा था। जब वो बहुत ज्यादा बड़बड़ाने लगता है तो सारा उसे कड़क आवाज में डांटती है, तुमने आखिर खुद को गोली क्यों मारी? और अगर तुम्हारी बंदूक की गोली विंसलो के शरीर से मिली गोली से मैच हो गई तो तुम सीधे उम्र कैद के लिए जेल चले जाओगे। तब काइल अपना पल्ला झाड़ते हुए कहने लगता है, उस बूढ़ी औरत को मैंने नहीं मारा बल्कि डेविड ने मारा, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा जिंदा है। मैक्स और सारा चौंक जाते हैं। मैक्स एकदम उसके करीब जाकर पूछता है, निकी फिशर का इस सब से क्या लेना देना है? मगर काइल फिर से नौटंकी करते हुए बोलता है, मुझे अब एप्पल जूस नहीं, मेरा लॉयर चाहिए। रात में घर पर रोनाल्ड चुपके से अपनी पत्नी शेरिल के फोन में झांकने लगता है। जब वो बाथरूम में नहाने गई हुई थी वो देखता है कि उसके फोन पर लेनी का एक वॉइसमेल आया हुआ था। उस वॉइसमेल को प्ले करने पर लेनी की आवाज बोलती है, शेरिल मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है। इसे सुनकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि उस रात रोनाल्ड ने तुमसे झूठ क्यों बोला था। ये सुनते ही रोनाल्ड घबरा जाता है और उस वॉइसमेल को डिलीट कर देता है। अब रेचल और डेविड गाड़ी से बॉस्टन के लिए निकल चुके थे। इधर घर पर अकेले बैठे हेडन को उसकी मम्मी का कॉल आता है और यहाँ आता है कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट। उसकी माँ कोई और नहीं, वही अमीर औरत गर्ट्रूड है। उसे पता चल चुका है कि उसका बेटा हेडन पुलिस से छुपकर डेविड की मदद कर रहा है। गर्ट्रूड अपने बेटे से कहती है कि कल सुबह मैं सीधे तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ, वहीं मिलकर बात करेंगे। उधर ऑफिस में एजेंट सारा उसी फैमिली फोटो को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी जूम करने पर उसे बैकग्राउंड में खेल रहे एक दूसरे बच्चे का चेहरा नजर आता है, जिसके गाल पर वही बर्थ मार्क था। वो तुरंत डेविड के बेटे मैथ्यू की बचपन की असली फोटो निकालती है और दोनों बर्थ मार्क आपस में मैच करते हैं। सारा एकदम हैरान हो जाती है कि क्या वो लड़का सच में मैथ्यू है। वहीं दूसरी तरफ लेनी अपने घर आता है और अलमारी से एक पुरानी सीक्रेट केस फाइल निकालता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लियम फिशर का नाम लिखा हुआ था। वो जैसे ही फाइल खोलने लगता है तभी अचानक अंधेरे में से कोई पीछे से आता है और सीधा लेनी पर बंदूक तान देता है। इसी के साथ आई विल फाइंड यू के पहले 4 एपिसोड्स यहीं पर एंड हो जाते हैं। ये नेटफ्लिक्स का शो हर एपिसोड के साथ
साथ और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। लेकिन जबकि ये शो हार्लन कोबेन का है तो मुझे तो इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही। आगे और भी ट्विस्ट आने वाले हैं। अब आगे जानना होगा कि गर्ट्रूड का निकी के साथ क्या कनेक्शन है। क्या डेविड अपने बेटे को ढूंढ निकालेगा? ये सब तो पता चलेगा अगले पार्ट में, जो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।